गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। खबरों की शुरुआत अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का रात में सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लक्ष्य को भेद सकती है। अब इसकी जद में चीन की राजधानी बीजिंग आ गई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों के लिए परीक्षण किया गया था। यह साबित हुआ है कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल अब पहले की तुलना में ज्यादा दूर के लक्ष्य भेद सकती है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से दागा गया। यह परीक्षण चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प के कुछ ही दिन बाद किया गया है, लेकिन इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी के बयान पर पलटवार कर पाकिस्तान को आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा, मेरी पाकिस्तान को सलाह है कि अपनी हरकतों में सुधार करें और अच्छे पड़ोसी बने। न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी ने दरअसल भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इसी का जवाब विदेश मंत्री ने उन्हें दिया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर घेरा। उन्होंने आतंकवाद के मामले पर चीन के रवैये पर बिना नाम लिए भी अपनी आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में बहुपक्षीय मंच में सुधार पर चर्चा हुई। इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन याद दिलाया, लेकिन चीन का बिना नाम लिए बहुपक्षीय मंचों के गलत इस्तेमाल की आलोचना की। दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है, उसे सही ठहराने का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। ये निश्चित रूप से सीमा पर आतंकवाद के राज्य प्रायोजन पर लागू होता है, न ही उसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रामाणिकता के रूप में काम कर सकता है। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. लेकिन तवांग में चीन की सेना के साथ ताजा झड़प पर चर्चा की मांग सरकार लगातार ठुकरा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन का नाम लेने से बच रही है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार डरते हैं, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि हम ऐसा कोई सवाल उठाए, सरकार को बुरी लगे, सरकार मनपसंद ना हो। जब चीन हमारे खिलाफत इतने सारे साजिश कर रहे हैं, तो आप लाल आंख दिखाने की बदले क्यों लाल कुर्ता दिखा रहे हो? गलवान झड़प के 2 साल से ज्यादा हुए, लेकिन चीनी सेना वापस पहले की स्थिति में नहीं गई है। विदेश मंत्री बार बार कह रहे हैं कि रिश्ते सामान्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र या बाकी अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय मंचों पर चीन का नाम नहीं लेना भले ही कूटनीति या किसी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन विपक्ष यहाँ पर लगातार याद दिला रहा है कि सीमा सुरक्षा के तौर पर पाकिस्तान नहीं, चीन असली समस्या है और उस पर साफ रणनीति की जरूरत है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या अब 40 तक पहुंच गई है। इस त्रासदी को लेकर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। निशाने पर शराबबंदी भी है और शराब पीने वाले भी। इस पूरे मामले पर जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कल तीसरे दिन हुआ। क्या हुआ? एक चक्कर सा आया, उसके बाद धुंधला दिखाई दिया। कितने आदमी पिए थे आप लोग? बहुत आदमी पिए थे। हमारे का दिन दारू पियल न था न चरल, सब हम भी क्या गए हो गए। कहाँ से दारू पिए थे? पता न, शादी उदी रहे वही पार्टी में कौन से कोई ले आके पिया। जहरीली शराब ने इनका ये हाल कर दिया। कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी नीतीश की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रही है। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक, लेकिन नीतीश उनको अहमियत देते नजर नहीं आते।
उनकी राय साफ है कि शराबबंदी के बावजूद अगर शराब पिएंगे तो वो गड़बड़ होगी और जान जाएगी। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। छपरा की त्रासदी को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि ये शराबबंदी की असफलता का नतीजा है, जिसमें नीतीश के प्रशासन की नाकामी दिखती है। हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं शराबबंदी के मुद्दे पर, हम पूरा साथ देंगे उनको, लेकिन उसको ठीक प्रकार से लागू करना ही दायित्व तो आपका दायित्व है ना, आप सरकार में हैं। और अगर अवैध शराब आ रही है अगल बगल के राज्यों से, कौन माफिया है, कौन सप्लायर है, तो उनको पकड़ने का दायित्व तो सरकार का बनता है। उनको गिरफ्तार कीजिए, पकड़िए। नीतीश की सहयोगी कांग्रेस ने भी इस त्रासदी की जांच की मांग की। जो मौतें हुई हैं वो तो उसको कोई ठीक नहीं मानेगा, और हम लोगों को तकलीफ है कि इस तरह का ये हुआ है। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जांच बैठाएं और जो लोग भी दोषी हैं उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए यह बहुत बड़ी। उधर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और इस पर आप गृह राज्य मंत्री के तौर पर राज्य सरकार से इस बारे में ज्यादा जानकारी भी मंगा सकते हैं? देखिए यह विषय तो राज्य सरकार की होती है, लेकिन राज्य भी तो इसी देश के अंतर्गत है। तो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इस पे संवेदनशील है, उसको देख रही है। कोई इसका विषय आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर गुरुवार को संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शराबबंदी के अपने फैसले पर कायम हैं। इन दोनों के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी राजनीति हो रही है और शराबबंदी पर भी। पटना से मनीष कुमार और दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 1वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा आज दौसा से जयपुर आएगी, जहां गायिका सुनिधि चौहान के गीतों का लाइव परफॉर्मेंस रहेगा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और इससे पहले दोपहर 1 बजे राहुल गांधी दौसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल 8वें राज्य यानी कि राजस्थान में है। इससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यात्रा पूरी हो चुकी है। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र की जुबानी जंग की गूंज जब संसद तक पहुंच गई है। संसद में गुरुवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। ये चिंता का विषय है कि देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र के पास बहुत अधिकार नहीं है। इसके लिए कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर ही विचार करना होता है। किरेन रिजिजू ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ऐसा लग सकता है कि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन संविधान की भावना कहती है कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। 1993 के बाद ये बदला गया। जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो जाता, रिक्त उच्च न्यायिक पदों का मुद्दा उठता ही रहेगा। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी थी। इसमें नीरव मोदी ने खराब दिमागी हालत का हवाला दिया था और खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी। श्रद्धा हत्याकांड में अपडेट है, अंदेशा सही साबित हुआ है। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और इससे साबित हो गया है कि आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम से जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की ही थी। पुलिस को आफताब की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली है और अब आगे की जांच पड़ताल और पूछताछ लगातार जारी है। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े जंगलों में फेंकने की जो कहानी आफताब अमीन पूनावाला बता रहा था वो सबूत के साथ सच साबित हुई। आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से जो 16 से ज़्यादा हड्डियां बरामद की थीं, उनकी डीएनए रिपोर्ट सीबीआई की सीएफएसएल लैब से आ गई है। पता चला है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। श्रद्धा मर्डर केस में जो सीएफएसएल रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट बुधवार शाम को मिली है। अभी 2 रिपोर्ट आई हैं, एक डीएनए की, दूसरी पॉलीग्राफ की। नार्को टेस्ट की तीसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। आफताब के छतरपुर के फ्लैट के किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे वो श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए एम्स भी भेजा जाएगा। आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ कपड़े जंगल से मिले हैं, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को जब सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी तो वह उनका मिलान करेगी। जहां कोई शक या सवाल होगा वहां डॉक्टर की राय ली जाएगी। आरोपी आफताब ने बताया था कि उसने इसी साल 18 मई को छतरपुर के फ्लैट में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे और उन्हें 1 महीने तक हर रोज रात 2 बजे निकलकर जंगल में फेंकता था। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। किसी भी हत्या के मामले में सबसे जरूरी होता है शव का बरामद होना और जिस हथियार से हत्या की गई है उस हथियार का बरामद होना। यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट के बाद अब ये साबित हो गया है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के ही हैं। तो ये रिपोर्ट इस केस में काफ़ी अहम है। इसके अलावा जो बाकी बचे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं उनकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी अहम होगी जो इस केस को मजबूत करेंगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क दुर्घटना में हुई एक शख्स की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपने नाम से तकरीबन 4 करोड़ का बीमा कराकर रकम हड़पने के लिए प्लान बनाया, किसी अनजान की हत्या की साजिश रची थी। उसके साथ प्लान में शामिल एक औरत और दूसरे साथियों ने उसी की सड़क दुर्घटना में मौत दिखाकर 4 करोड़ का बीमा हड़प लिया है। पुलिस ने मामले में महिला सहित बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नासिक में रहने वाले अशोक भालेराव की पिछले साल 2 सितंबर को सड़क दुर्घटना में मौत की खबर आई, लेकिन अब 1 साल बाद पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बॉम्बे नाका पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स 4 करोड़ की बीमा की रकम हड़पने के लिए बनाई साजिश का खुद ही शिकार हो गया। सन 19 पासून सुरुवातीपासून प्लान केला। साल 2019 में प्लान बनाकर अलग बीमा निकाला और उनका प्लान था कि किसी तीसरे व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा की रकम हड़प लेंगे। लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं तो जिसके नाम की पॉलिसी थी सबने उसको मिलकर मार दिया और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाकर हादसा दिखा दिया। प्लान में शामिल महिला को उसकी पत्नी होने के फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 करोड़ की बीमा की रकम क्लेम कर आपस में बांट लिया। सुमारे 4 कोटीचा एकंदर त्यांनी पॉलिसीज क्लेम केल्या आणि त्यांनी ते आपसामध्ये वाटून घेतले। पुलिस के मुताबिक ये मामला दबा रह जाता, लेकिन मृतक के भाई को शक हो गया और फिर उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बीमा की रकम हड़पने की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मंगेश के पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है। मृतक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह बीमा की रकम हड़पने का प्लान बनाया था। साथ में एक महिला को भी रखा ताकि उसे उसकी पत्नी बताकर बीमा की रकम क्लेम की जा सके।
उसे बस अपनी नकली मौत दिखाने के लिए एक शिकार की तलाश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथी रुपयों की लालच में उसका ही काम तमाम कर देंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बजरंगी भाईजान महज रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी है। हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने 16 साल बाद परिवार से बिछड़ी एक लड़की को उसके परिवार से मिलवाया है। बच्ची जब गुम हुई थी तो 7 साल की थी, अब 23 साल की है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में टीचर है। बचपन की उसकी कुछ धुंधली यादों को टटोलते हुए परिवार से मिलवाने में इस जवान को आखिरकार सफलता मिली। कौन है? ये मां की ममता है जो बेटी पर बरस रही है। 7 साल की उम्र में गुम हुई लालमुनी आज 16 साल बाद मिली है। 2006 में मां रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आई, काम पर निकली, बेटी लालमुनी पीछे रह गई और फिर खो गई। आज लालमुनी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मुझे लगा नहीं था कि मैं फैमिली से मिल पाऊंगी, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेशनल करते रहे कि बेटा तेरे फैमिली मैं ढूंढ के ही रहूंगा, मैं ढूंढ के ही रहूंगा, मतलब ढूंढ के दिखाऊंगा मैं। और सर ने पूरा कर भी दिया। मुझे बिलीव नहीं था कि सच में मिलेगा, मैं नॉर्मली मान के चल रही थी। बिछड़ी लड़की का परिवार से मिलन हरियाणा के पंचकुला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभाग में कार्यरत एएसआई राजेश कुमार ने मुमकिन कर दिखाया। गुमशुदा बच्चों को मिलवाने के राजेश के किस्से देश विदेश के अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं। वो 2016 से इस काम में जुटे हैं और उन पर द बुक ऑफ होप नाम से किताब भी छपी है। अभी तक पूरे देश के अंदर मेरे हैं जो, और बाहर भी मैंने नेपाल से मिलवाए हैं, कोई और देशों से मिलवाए हैं। और अभी मेरे 600, ये जो आज लड़की है, ये मेरा जो केस है 672वां केस है। ये कहती थी मुआ का पेड़ मैंने सुना, मुआ चुग के लाते थे। और एक जो इसने बताया कि हम पत्थर में से वो निकालते थे, उसकी सब्जी बनती थी। और एक किसी ने बोला था कि हमारे वहाँ पेड़ थे, झरना था, ये क्या बोलते हैं, तालाब था। और एक शादी में गोदी में लेके, जैसे गोद में लेके नाचते थे। और जब हमारे घर में चावल होता था उसकी पूजा करते थे। छोटा भाई है। इस मिलन के मौके पर पूरा परिवार झारखंड के गुमला से दिल्ली आया। मां और दोनों भाई। सितंबर में लालमुनी ने राजेश से संपर्क किया और 4 महीने में ही परिवार से मिलने का उसका सपना साकार हो गया। बहुत याद करते थे, बहुत याद किए। हम आज तक ढूंढते थे, आज तक ढूंढते थे। हम तो कहते थे कि आप बहुत ढूंढ चुका है, अब नहीं मिलेगा हम लोग का बेटी, हम बोलते थे। लेकिन राजेश भाई का थी दुआ से मिल गया। करोड़ों की आबादी वाले देश में परिवार की तलाश भूसे के ढेर में सुई तलाशनी जैसी है, पर सच्ची नीयत, बचपन की यादें और नियति फिर से परिवार से मिलने का संयोग लालमुनी की जिंदगी में ले आए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 साल के कोविड महामारी के दौर के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के बयान पर पलटवार किया और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा कि मेरी पाकिस्तान को सलाह है कि अपनी हरकतों में सुधार करे और अच्छे पड़ोसी बने। न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism.
तो विदेश मंत्री ने जो एक अहम बयान दिया है उस पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। कादम्बनी, जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे को उठाता रहता है, कश्मीर के मुद्दे को भी उठाता है और यहाँ पर सीधे तौर पर एक पलटवार किया है विदेश मंत्री ने और एक आईना दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान को। बिल्कुल जया, हमने पिछले कुछ दिनों में खास करके देखा है किस तरह से वहां की जो विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बानी खर और फिर उसके बाद खुद बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बैठकों में, तो इन लोगों ने किस तरह से बार बार कश्मीर के मुद्दे को मल्टीलैटरल फोरम पे लाने की कोशिश की है, किस तरह से हिना रब्बानी खर ने भारत पर आरोप लगाया। लेकिन यहां पर विदेश मंत्री ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमने साफ तौर पर सुना कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई इशारों में बात नहीं कही गई है। न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ओसामा बिन लादेन को अपने घर में होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, जिसे फाइनली अमेरिका ने मारा। दूसरी तरफ उन्होंने आज जैसा आपके दर्शकों को सुनवाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने सांप पाल रखे हैं तो कभी ना कभी आपको भी वो डसेगा, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो औरों को ही डसेगा। तो उनका साफ ये कहना था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान से लगातार चल रहा है और 2 साल जिसमें पूरी दुनिया बंद रही है कोविड के कारण, ऐसा नहीं है कि उसमें ये स्लेट बिल्कुल साफ हो गई हो और दुनिया को कुछ भी याद नहीं हो। तो उन्होंने ये बात बड़े साफ तौर पर कही है। आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा था कि किस तरह से साउथ एशिया में बंद होगा आतंक, तो इस पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आप अपने मंत्रियों से पूछें क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से ये बंद होगा, वहीं से ये चल रहा है। उन्होंने और भी कई बातें यहां पर कही हैं जो पूरा बिंदु के जरिए एक एक पॉइंट के जरिए जो कहा है वहां पर स्टेटमेंट में उन्होंने ये साफ किया है कि किस तरह से दुनिया में अभी भी स्टेट स्पॉन्सर हो रहा है टेररिज्म, जो हम लगातार भारत में देख रहे हैं। पाकिस्तान से उधर से आतंकवादी किस तरह से भेजे जाते हैं, किस तरह से यहां पर क्या कुछ करते हैं। उसके बाद ये भी देखे जा रहे हैं, हमने ड्रोन्स देखे, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कैसे नई तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमने देखा है कि FATF का जब दबाव पड़ा उसके बाद जाकर पाकिस्तान ने आतंकियों पर घर में कार्रवाई की है, तो उसको लेकर भी यहां पर जयशंकर ने कहा कि किस तरह से उनको फंडिंग होती है उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। एक चीज जो बहुत साफ तौर पर उन्होंने बोली कि हम ये नहीं कर सकते कि दोबारा एक 9/11 हो, दोबारा एक 26/11 हो और इसको नहीं होने दे सकते क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही अब दुनिया जो है वो आगे काफी जा रही है, काफी काम किया है, लेकिन दुनिया भर को अब ये पता है कि कहां क्या हो रहा है, आतंक कहां से निकल रहा है और समझ में आ गया है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक कंटिन्यूइंग वर्क है जिस पर आगे लगातार काम करना होगा। जया जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर सीधे सीधे शब्दों में पाकिस्तान को एक यहाँ पर संदेश दे दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। कादम ने यहाँ पर जब विदेश मंत्री इस तरह का बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर दे रहे हैं तो बाकी जो देश हैं वो उसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को हम जानते हैं, जब भी मौका आता है चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा पाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बाकी जो कंट्रीज है वो हमारे विदेश मंत्री के इस बयान को कैसे देख रही हैं? देखिए, हमने जो देखा जया इतने दिनों में वो यही नजर आया है कि बाकी सभी देश आज की तारीख में भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं, क्योंकि अधिकतर देशों को यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद जो है किसी एक खास देश की समस्या नहीं है और एक गुड टेरर बैड टेरर करके अलग टेररिस्ट करके अलग अलग करके नहीं चल सकते हैं। हमने कई बार देखा है सुरक्षा परिषद में भारत के साथ या खुद अकेले भी अमेरिका जो है वो टेररिस्ट पर प्रतिबंध लगाने को सामने आया है, लेकिन P5 का जो मेंबर है चीन, उसने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। तो ये बाकी देशों को भी हमने देखा है किस तरह से वो भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हमने रात भी देखा जब जयशंकर ने सारी बातें रखी, उस वक्त भी किस तरह से सभी देशों का वहां पर सपोर्ट नजर आया। भारत जो सुधार की बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट की बात कर रहा है, परमानेंट सीट की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, उसको भी अधिकतर देशों से सपोर्ट है। तो आज ऐसा नहीं है कि दुनिया पहचान नहीं रही है कि कहां क्या हो रहा है और भारत किस तरह से भुगतभोगी रहा है सीमा पार आतंक का, ये सबको पता है, क्योंकि सब अपने
अपने लेवल पर उन लोगों ने भी, बाकी देशों ने भी किसी न किसी प्रकार से इन देशों से जो आतंक गया है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तो इन्होंने भी झेला है और अब अच्छी तरह से पता है कि आतंकवाद जो है उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और यही बात यहां पर एस जयशंकर ने भी कही है। जो एक पॉइंट वाइज दिया गया है स्टेटमेंट, उसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से रोका जाता है, लेजिटिमेट रीजंस होते हैं, उसके बावजूद टेररिस्ट को बैन करने से, टेररिस्ट को सैंक्शन करने से किस तरह से देश रोकते हैं। तो उन सब चीजों को भी उन्होंने साफ बिल्कुल सामने ला दिया है। जय जी कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से रोशनी डालने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, न्यूयॉर्क में वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। और अब बात करते हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का रात में सफल परीक्षण कर लिया और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लक्ष्य को अब भेद सकती है। अब इसकी जद में चीन की राजधानी बीजिंग भी आ गई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों के लिए परीक्षण किया गया था। ये साबित हुआ है कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल अब पहले की तुलना में ज्यादा दूर के लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से दागा गया। यह परीक्षण चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प के कुछ दिनों बाद ही किया गया है, लेकिन इसकी योजना, इसकी जो प्लानिंग है वो पहले ही बना ली गई थी इसको टेस्ट करने की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि इस वक्त राजस्थान में चल रही है और आज ये यात्रा दौसा से जयपुर की राह पर है। और इसी बीच राजस्थान कांग्रेस में टकराव पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं। आगे उन्होंने कहा कि संगठन चुनाव लड़ेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में देखा जाएगा। वो राजस्थान का यहां जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 11 महीने बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी चल रही थी वो जग जाहिर थी। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे। संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं, पर संगठन बरकरार रहता है और संगठन को मजबूत करना हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता हम देंगे। संगठन सर्वोपरि है और संगठन ये चुनाव लड़ेगी, संगठन जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बाद में देखा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। हर्षा कुमारी सिंह, जो कि यहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दौसा से गुजर रही है, हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। हर्षा, ये जयराम रमेश का जो बयान आया है उसको किस संदर्भ में देखा जाए? क्या अशोक गहलोत को एक संदेश देने की कोशिश? देखिए, जो जयराम रमेश का बयान आया है शायद इस मकसद से आया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने मकसद हमेशा बताया है कि चुनाव नहीं है, पार्टी को एक साथ लाना है, पार्टी को एकजुट करना है और जोड़ना है। तो हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी वेणुगोपाल जी आए थे, उन्होंने अशोक जी से भी बात करी थी, सचिन पायलट जी से भी बात करी थी, फिर सबको साथ लाके एक यूनिटी का मैसेज देने की कोशिश की थी। तो शायद पार्टी, क्योंकि अलग अलग फैक्शंस हैं राजस्थान में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको जोड़ने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए ये एक सोची समझी स्टेटमेंट दी गई है उनकी। हाँ। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी में परंपरा रही है कि कभी वो कोई चीफ मिनिस्टीरियल फेस प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी डिक्लेयर नहीं करते हैं पार्टी के पहले। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नेतृत्व में चेंज नहीं होगा। ये सवाल ये तो है, वो पार्टी लीडरशिप पे है, वो हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही कि इस संदर्भ में अभी ये आना, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा काफी आराम से निकली है राजस्थान में, अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, तो वो लगता है कि उसका वो इलेक्टोरल बेनिफिट उसको रीप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, 11 महीने बाद ही, क्योंकि वहां पर चुनाव है और कोशिश कांग्रेस की रहेगी इसका फायदा कहीं ना कहीं मिले। हर्षा, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र कर लेते हैं। आज उसका 100वां दिन है और भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के दौसा से जयपुर जाएगी।
आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जानी है और ये यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजर रही है। 8वां राज्य है राजस्थान, जहां वो पहुंची है। कुल 3570 किलोमीटर तक ये यात्रा होनी है। और साथ ही इससे पहले आपको बता दें, राजस्थान से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यात्रा पूरी हो चुकी है। और राजस्थान के दौसा में आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है करेंगे। और आज की यात्रा में हाल ही में जीत का जो सेहरा बंधा है, हिमाचल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक भारत जोड़ो यात्रा में वो भी शिरकत करेंगे। और हर्षा हमारे साथ बनी हुई है। हर्षा, यहाँ पर थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा का बताएं। 100वां दिन है और ये राजस्थान वो राज्य है, तमाम राज्यों से गुजरी है जहां पर कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। यहां आप बता रही हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा आप ये बताएं कि 100वां दिन है, 150 यात्री जो राहुल गांधी के साथ लगातार दक्षिण से शुरू हुई यात्रा से वो जारी रखी हुई है पैदल यात्रा, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ रही हैं? थोड़ा उस यात्रा की डिटेल थोड़ा बताएं। देखिए, आज जो यात्रा है वो 11 बजे ही खत्म हो जाएगी, फिर कल रेस्ट डे है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा यहाँ पर जयपुर में, और शाम को एक सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट है। और कॉन्सर्ट इसलिए है कि वो यूथ से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सुनिधा चौहान को लेके आए हैं, पॉपुलर सिंगर हैं, फिल्मी गाने गाती हैं वो, और एक तरह से यूथ को आउटरीच करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनका एक वीक पॉइंट है। उसको सोच समझ के आज जो कॉन्सर्ट है वो रहेगा, फिर कल पूरे दिन रेस्ट रहेगा और 18 से वापस यहाँ से यात्रा निकल जाएगी और करीब 20-21 तक वो हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो लास्ट 3-4 दिन है यात्रा के। मैंने जैसे कहा कि सारे राज्यों से गुजरी है, 12 राज्यों से गुजरी है, लेकिन सिर्फ राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है जहाँ पर वो आई है। और वहाँ पे जैसे आपने जयराम रमेश का बयान सुना, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है। वो एक तरफ जरूर कहते हैं कि ये उसका चुनाव जीतना मकसद नहीं है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी गणित से दूर कभी नहीं हो सकती है। जी हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहां से तस्वीरों के जरिए बताने के लिए कि किस तरह से ये पूरी यात्रा चल रही है। राजस्थान के दौसा से जयपुर जाएगी और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और वहीं आज इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी शामिल होने जा रहे हैं राजस्थान में इस यात्रा में। कल वो दिल्ली पहुंचे थे, तब उनसे बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। सुनते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सुक्खू जी, आपकी आज बड़ी लंबी चर्चा हुई खड़गे जी के साथ, प्रियंका गांधी से अभी आप मिले, क्या बात हुई और किस तरह से मंत्रिमंडल का आप गठन करेंगे? अभी शपथ ग्रहण समारोह है और जब शपथ ग्रहण समारोह होगे उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जो आप वादे करके आए हैं, खासतौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम, बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि इतना पैसा नहीं स्टेट के पास, कैसे आप पूरा करेंगे उसको? पूरे पैसे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, आपको एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अटल टनल का नाम बदलने की बात की गई है, क्या अटल टनल का नाम बदला जाएगा? देखिए, गलत, अटल टनल का कोई नाम नहीं बदला जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अटल टनल का शिलान्यास किया था जी, उनकी जो नाम पट्टिका है उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, A.K. एंटोनी जी देश के रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उद्घाटन के समय उनकी पट्टिका उखाड़ कर निकाल दी। शिलान्यास में के समय तो नहीं बनती है ना। 4000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने उसको सैंक्शन किया था, नाम उन्होंने रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उनकी पट्टिका लगाने को हमने कहा है और 2 तारीख को जाकर हम उनकी पट्टिका लगाएंगे। पुरानी पट्टिका फिर से लगाई जाएगी, अटल टनल का नाम वही रहेगा? बिल्कुल वही रहेगा। पार्टी में क्या एकता है? क्योंकि जिस तरीके से कई सारे सीएम कैंडिडेट थे और जिस तरह से आपको सीएम बनाया गया, क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे? पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि टूटन कहाँ है, मुझे टूटन बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। एकता का सवाल तो है, एकता है तभी तो 40-42 जा रहे हैं आज। नहीं, मंत्रिमंडल बनने में टाइम लग रहा है। नहीं, मंत्रिमंडल बनाया नहीं गया, मंत्रिमंडल की कोई चर्चा नहीं हुई है। ये पहली बार हुआ हिमाचल में CLP का लीडर ही हफ्ते बाद चुना जाता था, 48 घंटे में चुन लिया। अब ओथ हो रही है, ओथ के बाद मंत्रिमंडल बनता है ना। भारत यात्रा में शामिल होंगे, क्या आप संदेश देंगे? हम राहुल गांधी जी की ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए और जो देश में नफरत बढ़ रही है
उसको एकजुट करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उस विचारधारा को समर्थन देने के लिए हिमाचल की जनता ने 40 विधायक चुनकर भेजे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस की विचारधारा है। हम सब प्रदेश अध्यक्ष के साथ उस विचारधारा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ मुलाकात की है, और इनका कहना है कि मंत्रिमंडल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ समय की बात है और फिलहाल जोर जो है भारत जोड़ो यात्रा पर है। वहाँ से लौटने के बाद आगे की राजनीति होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र की जुबानी जंग की गूंज अब संसद तक पहुंच गई है। संसद में गुरुवार को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। ये चिंता का विषय है कि देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके पीछे मुख्य कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र के पास बहुत अधिकार नहीं है। इसके लिए कोलिजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर ही विचार करना होता है। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन संविधान की भावना कहती है कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। 1993 के बाद ये बदला गया। जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, रिक्त उच्च न्यायिक पदों का मुद्दा यूं ही उठता रहेगा। और बात करते हैं नीरव मोदी की। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया यहां पर और अब आसान हो गई है। भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट से नीरव मोदी को ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ जो याचिका दाखिल उन्होंने की थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। इसमें नीरव मोदी ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि 2 घंटे के इस कार्यक्रम में तमाम खबरें जो हमने आपको दिखाई, उसमें चुनिंदा 5 खबरें आपको हम बता रहे हैं। आपको पोल करना है, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहां पर अहम खबर आई है, आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। दूसरी खबर, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जद में अब बीजिंग भी नाइट ट्रायल सफल रहा है। तीसरी खबर बिहार से, जहां जहरीली शराब से मौत की एसआईटी जांच होगी। सदन से लेकर सड़क तक इसको लेकर हंगामा चल रहा है। चौथी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज ये यात्रा राजस्थान में चल रही है, वहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पांचवी और आखिरी खबर, किरण रिजिजू कानून मंत्री ने बयान दिया है कि जज नियुक्ति प्रक्रिया बदलने तक इस तरह के सवाल उठते रहेंगे।